नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त दिल्ली के तिलक नगर विधानसभा पश्चिमी दिल्ली में मौजूद हूँ। साथ ही हमारे भारतीय जनता पार्टी के चरणजीत भल्ला जी हैं, जो कि विधि प्रकोष्ठ के संयोजक बनाए गए हैं। आइए इनसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। धन्यवाद। सबसे पहले सर, अपनी पूरी टीम को क्या मैसेज देना चाहते हैं सर? अभी आपको नई नई जिम्मेदारी आपको नॉमिनेट किया है, अभी विधि प्रकोष्ठ का संयोजक बनाया सर। देखिए, जहाँ तक विधि प्रकोष्ठ की बात है, उसका एक ही काम होता है कि पार्टी के कार्यकर्ताओं को उनके राजनीतिक दायित्व में जिस तरह की विधि की समस्याएं कोई आती हैं, किसी को थाना कोर्ट कचहरी की समस्या होती है, तो जो विधि प्रकोष्ठ के लोग होते हैं उनका एक ही काम होता है कि उनके साथ लग करके उनकी समस्याओं का निराकरण करें। और इसके अलावा चुनाव के समय में उनकी महती भूमिका होती है। चुनाव के समय में हमें हमारे जो प्रत्याशी तय करती है पार्टी, उनके नॉमिनेशन फॉर्म हैं, उनकी नॉमिनेशन की स्क्रूटनी है, उसके अलावा चुनाव का जितना भी कानूनी काम है वो विधि प्रकोष्ठ को देखना होता है। तो आगे किस तरह विस्तार करेंगे सर अपनी पूरी टीम को आगे? मैं अपनी टीम में वो सभी लोग लेकर आऊँगा जो हमारी पार्टी की विचारधारा में विश्वास करते हैं और अपना पूरा समय देना चाहते हैं, खासकर इलेक्शन के समय। तो उन लगभग लोग चिन्हित हैं, उन सबको साथ में जोड़ करके और सभी के साथ मिल करके भाजपा का ये विधि प्रकोष्ठ काम करेगा। चरणजीत जी, जैसे अभी जो तरह तरह के जो प्रकोष्ठ हैं, उड़ीसा है, तमिलनाडु है, हिमाचल, तो तरह तरह के जो आप प्रकोष्ठ देख रहे हैं आज, जो जिले में मंडल में जो एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, पहले तो दिल्ली प्रदेश तक ही सीमित रहते थे। आज जो प्रकोष्ठ को जो एक मान सम्मान दिया जा रहा था, इसकी सबसे बड़ी वजह क्या मानते हैं आप? देखिए, अभी तो आपने जैसा कहा कि पहले ये जो विभिन्न भाषा भाषी प्रकोष्ठ थे वो प्रदेश के स्तर पर काम करते थे, ये बात सही है। पिछले विगत कुछ समयों में आपने देखा होगा कि दिल्ली की जो डेमोग्राफी है वो चेंज हो रही है। इसमें हमारे बहुत सारे पूर्वांचली भाई भी हैं और दक्षिण भारत के लोग भी बहुत से हैं। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश के भी बहुत सारे लोग हमारे यहाँ रहते हैं। तो पार्टी ने इस बात को शिद्दत से महसूस किया कि जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय के लक्ष्य को लेकर के समाज के जितने भी वर्ग हैं सभी वर्गों के बीच में जाकर के काम करें और सबका साथ लेकर के सबका विकास हो जाए, ये बात सुनिश्चित करें। इसी दृष्टि से प्रदेश के बाद अब सभी जिलों में इस प्रकार के प्रकोष्ठ बनाए जा रहे हैं और वो आगे भी मंडल स्तर पे भी उतरेंगे और साथ के साथ वो कार्यकर्ता बूथ स्तर पे जाकर भी काम करेंगे। बाकी दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सर भारतीय जनता पार्टी किस रणनीति के साथ आगे चुनाव लड़ रही है? देखिए, रणनीति तो बनाना विधि प्रकोष्ठ का काम नहीं होता, लेकिन जो रणनीति बनती है विधि प्रकोष्ठ की, उसको इम्प्लीमेंटेशन में उसमें महती जिम्मेदारी होती है। लेकिन एक कार्यकर्ता के रूप में जो मैं बात समझता हूँ कि इस दिल्ली विधानसभा के आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कोई विशेष रणनीति बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का जो जन्म है वो अन्ना आंदोलन से हुआ था, हम सभी जानते हैं। तो रामलीला मैदान के मन से केजरीवाल जी ने देश की जनता को एक ठगने का जो काम किया, उनको ये बात बताई कि सभी पार्टियां जो है वो जितनी भी राजनीतिक पार्टी देश में काम करती हैं सभी भ्रष्ट है। तो उन्होंने आह्वान किया कि आए एक नई पार्टी मिलकर बनाएं जिसमें वो और आम जनता होगी। और बाकी उस समय उन्होंने जो वादे किए आपको पता ही है। उन्होंने ये कहा कि हम लोग ना कोई घर लेंगे, ना गाड़ी लेंगे, ना बंगला लेंगे, ना कोई सिक्योरिटी लेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ और पब्लिक को एक छद्म तरीके से गलत तथ्यों के आधार पे उन्होंने जनता का भरोसा जीता। और भरोसा जीतने के बाद जब जनता ने उन पर भरोसा करके अपना बहुत बेशुमार कीमती वोट दिया और बदले में प्रतिफल में उनको क्या मिला ये सभी कोई बात छुपी हुई नहीं है। अब लेटेस्ट जो बात सामने निकल कर आई वो है एक्साइज घोटाला। बहुत सारे घोटालों की कड़ी में जो सबसे नया घोटाला रहा, जिसमें लगभग 800 करोड़ रुपए ऐसा आरोप है कि इन्होंने बनाए जो पंजाब और गोवा के चुनाव में ख़त्म हुए, जो खर्च किए गए। मतलब अभी जैसे सर जेल से उनको जमानत मिलने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया सर, इससे भी कहीं ना कहीं लगता है आपको राजनीति स्टंट लग रहा है? देखिए, वो इस्तीफा देना तो के अलावा उनके पास कोई विकल्प था नहीं ना, कलई उनकी खुल गई। अब मुंह दिखाने लायक रहा नहीं। कोर्ट में बहुत सारी शर्तें लगाई गई हैं, उन शर्तों के साथ कोई मुख्यमंत्री तो काम ही नहीं कर सकता। आप बताइए कोई ऐसा मुख्यमंत्री जिसको कोर्ट ने ये आदेश दिया हो कि वो किसी फाइल पे साइन नहीं करे। जब फाइल पे साइन ही नहीं कर सकता तो वो कैसा मुख्यमंत्री? तो उनके पास विकल्प ही क्या बचा था?
इस्तीफा देने के अतिरिक्त। तो उन्होंने मजबूरी में इस्तीफा दिया, कोई शौक से थोड़ी दिया है। अच्छा होता जब इनके ऊपर पहली बार आरोप लगा था तो ये आज से 170 दिन पहले तो तभी इस्तीफा दे दिया होता। अगर उनका मोरल इतना ज़्यादा बढ़िया था तो तब दे देते, तब क्यों नहीं दे दिया? या क्या वो कोर्ट के इस ऑर्डर की इंतजार कर रहे थे कि कोर्ट उन पे कई तरह के प्रतिबंध लगाए जिसमें ये भी शामिल हो कि वो कोई फाइल साइन नहीं कर सकते, तब वो इस्तीफा देंगे? तो अभी आपको क्या लगा सर, आम आदमी पार्टी के अभी जो नवनियुक्त आतिशी जी बनी है मुख्यमंत्री, तो एक तरफ लगता है आपको आम आदमी पार्टी का ग्राफ इस समय बढ़ रहा है दिल्ली में? देखिए, आम आदमी पार्टी का ग्राफ ऊपर नहीं चल रहा है। आम आदमी पार्टी का जो ग्राफ है वो आज रसातल पे आ चुका है। लोग इंतजार कर रहे हैं कि विधानसभा के चुनाव कब होंगे और इस केजरीवाल नाम के आदमी को पब्लिक कब सबक सिखाएगी। जनता के साथ इन्होंने ठगी की है, धोखा किया है, भ्रष्टाचार के विरोध की ये बात करते थे, आज आकंठ ये भ्रष्टाचार में लिप्त। जी सर, सदस्य अभियान की जो मुहिम चल रही है सर, इससे क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी और मजबूत हो रही है इससे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो दिनों दिन मजबूत हो ही रही है। और जहाँ तक सदस्यता अभियान की बात है तो कोई ये विशेष अभियान नहीं है। ये पार्टी संविधान के अनुसार सामान्य प्रक्रिया है जो हर 6 वर्ष बाद होती है। तो 6 वर्ष के बाद जो है सदस्यता का नवीनीकरण कराया जाता है। उसकी जो व्यवस्था है वो हमारी भारतीय जनता पार्टी के संविधान में भी है और चुनाव आयोग भी ऐसा कहता है। इसलिए पार्टी जो है अपनी सदस्यता अभियान का नवीनीकरण कर रही है। इस संदर्भ में सभी कार्यकर्ताओं का पुराने कार्यकर्ताओं से मिलना होगा। इसके अलावा जो नए कार्यकर्ता है वो भी साथ जुड़ेंगे, पार्टी की विचारधारा का विस्तार और प्रचार भी होगा। सभी काम एक साथ होंगे और अब तो चुनाव भी सिर पर ही हैं, तो पार्टी के कार्यकर्ता बड़ा मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। सर, आपकी अपनी क्या सोशल एक्टिविटीज़, आप पार्टी से भी जुड़े हुए हैं काफ़ी लंबे समय से, समाज के हित के लिए क्या क्या काम कर रहे हैं? देखिए, मैं समाज के हित के लिए बहुत से काम करता हूँ। जो मेरा एक एनजीओ है, मेरी जो पार्टी की जिम्मेदारी रहती हैं उसके अतिरिक्त इंडिया फॉर इंडियन के नाम से चलाता हूँ, जिसमें हमारे देश के अंदर जो बांग्लादेशी, रोहिंग्याज और अब ये जो नाइजीरियंस हैं जो इलीगल तरीके से रह रहे हैं, मैंने उनके खिलाफ मुहिम छेड़ रखी है और एक एक को ढूंढ करके बाहर निकाल के देश से बाहर भिजवाएंगे। अच्छा, ये मुहिम कब से चला है शुरुआत? ये जो मेरी मुहिम है वो लगभग 2 वर्ष से चल रही है। आपके ध्यान में ही होगा कि हमारे क्षेत्र में कृष्णा पार्क, कृष्णापुरी, शाहपुरा में बहुत बड़ी संख्या में जो नाइजीरियंस हैं वो अवैध तरीके से रह रहे हैं, जिसके लिए मैंने एक अभियान छेड़ रखा है जिनकी संख्या में 50% से भी ज़्यादा की कमी आ गई है। वो लोग जो अवैध तरीके से हमारे इन क्षेत्रों में रहते थे, खासकर मेरी विधानसभा में रह रहे थे, वो खाली करके भाग गए। लेकिन जो बड़ी परेशानी की बात है, जब कभी भी हम लोग यहाँ पे दबाव बनाते हैं जो हर किसी भारतीय को बनाना चाहिए, तो वो दूसरे क्षेत्र में चले जाते हैं। ऐसा सुनने में आ रहा है कि वो द्वारिका में शिफ्ट हो गए, यहाँ से कुछ लोग मोहन गार्डन में शिफ्ट हो गए। लेकिन मैं आपके माध्यम से कह देना चाहता हूँ उन सभी इलीगल लोगों को, चाहे वो बांग्लादेशी हैं, चाहे वो रोहिंग्या हैं या नाइजीरियन, यदि आपकी बात को वो सुनते हों तो भारत को छोड़ के चले जाएं, क्योंकि भारत हमारा देश है, कोई धर्मशाला नहीं। यहाँ उनको रहने नहीं दिया जाएगा। धन्यवाद आपका। आपका भी धन्यवाद। तो ये हमारी सीधी बात चरणजीत भल्ला जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।